हेलो एवरीवन। एचएसएबी कॉन्सेप्ट या हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड्स एंड बेसिस, ये बीएससी थर्ड ईयर के इनऑर्गेनिक के यूनिट फर्स्ट जो है उसमें हम पढ़ते हैं। तो इसके जनरल इंट्रोडक्शन से हम शुरुआत करते हुए हम ये शुरू करेंगे। तो एचएसएबी कॉन्सेप्ट जो है, इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी शुरुआत कहां से हुई। तो तीन साइंटिस्ट जो थे, आर्लैंड, चैट एंड डेविस, इन तीनों साइंटिस्ट ने जो कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शंस होती हैं, कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शंस या संकुलन अभिक्रियाएं, उनमें जो बॉन्डिंग की जो प्रायोरिटीज हैं उनके बेसिस पर मेटल आयंस या फिर धातु आयंस को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया। और वो दो कैटेगरीज कौन सी हैं? वर्ग ए एंड वर्ग बी, क्लास ए एंड क्लास बी। तो वर्ग ए में क्या आएंगे? वर्ग ए में क्षार धातु, क्षारीय मृदा धातु, उच्च ऑक्सीकरण अवस्था वाले हल्के संक्रमण तत्व जैसे Ti4, Cr3+, Fe3+, CO3+ या H+ को उन्होंने सम्मिलित किया था। अब इसमें क्या है कि इसमें इन्होंने ग्रुप 1, ग्रुप 2 या फिर जिनके ऊपर क्या है, ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था जिनकी ज्यादा है और लाइट एलिमेंट्स हैं, इनको इन्होंने इसमें शामिल किया। और ये जो है वर्ग ए में, इन सब का आकार जो है वो छोटा होता है। उच्च ऑक्सीकरण अवस्था वाले या उच्च धनावेश युक्त जो है, उन सबको उन्होंने किस में शामिल किया? उनको शामिल किया वर्ग ए में। अब वर्ग बी में कौन से आएंगे? वर्ग बी में जो आएंगे वो है आपके वर्ग बी में भारी संक्रमण धातु। भारी मतलब जो हैवियर होंगे, हैवियर हो और उनकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो, वो कम हो। और इनके क्या गुण हो जाएंगे? इनके गुण हो जाएंगे, इनका आकार जो है वो बड़ा होगा, निम्न ऑक्सीकरण अवस्था होगी या निम्न धनावेश युक्त जो मेटल्स होंगे, ये सब किस में आएंगे? वर्ग बी में या क्लास बी में। इसी तरीके से इन तीनों साइंटिस्ट ने जो लिगेंड्स हैं उनकी भी दो क्लासेज में उनको डिवाइड किया। अब जो दो लिगेंड्स हैं उनको दो क्लासेज में या दो वर्ग में डिवाइड किया, वो किसके आधार पर किया? वो जो लिगेंड्स हैं मेटल आयंस के साथ किस तरीके से बिहेव करते हैं, किस तरीके से उनके बॉन्डिंग फॉर्म करते हैं, उस बेसिस पर क्लास ए एंड क्लास बी दो में डिवाइड किया। और दोनों जो है क्लास ए में कौन कौन से हैं? ऐसे लिगेंड्स जो वर्ग ए की धातुओं के साथ संयोग कर स्थायी संकुल बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। जो वर्ग ए वाले मेटल आयंस हैं या धातु आयंस हैं, उनके साथ जो स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, स्थायी संकुल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, वो तो किस में आ गए? आपके वर्ग ए में। और जो वर्ग बी के साथ, वर्ग बी के मेटल आयंस के साथ में स्थायी संकुल बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, वो सब किस में आ जाएंगे? वर्ग बी में। अब इनके एग्जांपल्स क्या हैं? वर्ग ए के एग्जांपल्स जैसे अमीन है, R3N है, वाटर है, फ्लोराइड्स हैं। इसी तरीके से वर्ग बी में फॉस्फीन है, PR3, आर्ट थायोईथर है, आयोडाइड आयंस हैं, ये आपके आ जाएंगे वर्ग बी में। अब एक प्रायोरिटी मतलब प्रायिकता का क्रम जो है उन्होंने डिसाइड किया, वर्ग ए के लिगेंड की वर्ग ए के धातुओं के साथ संकुलन की प्रायिकता का क्रम। मतलब क्लास ए मेटल आयंस और क्लास ए लिगेंड्स जो है किस तरीके से बॉन्डिंग फॉर्म करेंगे, मोर स्टेबल बॉन्ड फॉर्म करेंगे। तो वो एक प्रायोरिटी है। अब ये जो प्रायोरिटी है, ये सबसे ज्यादा कौन सा है? नाइट्रोजन, फिर फास्फोरस, फिर आर्सेनिक, फिर एंटीमनी, बिस्मथ, इसी तरीके से ये है। और इसी तरीके से जो प्रायिकता क्रम है वो वर्ग बी के लिगेंड्स का, वर्ग बी के वो जो प्रायिकता क्रम है वो उल्टा होगा। अब इससे जो हमें समझ में आता है या जो हम समझ सकते हैं वो ये है
कि विद इन अ ग्रुप, ये नाइट्रोजन वाला ग्रुप है, नाइट्रोजन वाले ग्रुप में जो जितना छोटा होगा वो उतनी ही स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा वर्ग ए के मेटल आयंस के साथ। इसी तरीके से वर्ग बी के जो लिगेंड्स हैं, तो वो उसका साइज जितना ज्यादा बड़ा होगा, साइज जितना ज्यादा बड़ा होगा वो वर्ग बी के मेटल आयंस के साथ उतना ही ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। अब साइज से इसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? तो जो साइज है, साइज के साथ में साइज बढ़ेगा तो उसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, जो चार्ज डेंसिटी है, वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जैसे जैसे चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी वो क्लास ए में आएगा, चार्ज डेंसिटी कम होगी वो क्लास बी में आएगा। अर्थात Pr3R2S की Hg2 प्लस पैलेडियम 2 प्लस प्लेटिनम 2 प्लस के साथ संकुल की प्रवृत्ति अधिक होगी, लेकिन अमोनिया, NH3, फ्लोराइड आयंस, टाइटेनियम प्लस 4, Cr3 प्लस फेरिक आयंस, कोबाल्ट आयंस, वेरियम आयंस के साथ स्थायी संकुल बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो अब जो आर्लैंड चैट डेविस, ये जो अर्लियर जो कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग क्लास ए, क्लास बी, क्लास ए, क्लास बी, और क्लास ए लिगेंड और क्लास बी लिगेंड्स। तो जो धातु हैं उनको तो दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, क्लास ए, क्लास बी, और जो लिगेंड्स हैं उनको भी दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, क्लास ए लिगेंड्स और क्लास बी लिगेंड्स। उसके बाद हम बात करते हैं पियर्सन की। तो उसके बाद पियर्सन ने धातुओं को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, कठोर अम्ल, मृदु अम्ल, कठोर क्षार और मृदु क्षार। ये क्या है? ये तो लिगेंड्स हैं। अब जैसे लुईस कॉन्सेप्ट है एसिड्स एंड बेसिस का जो हमने देखा था, उसके अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स को एक्सेप्ट कर सकता है वो क्या कहलाता है? एसिड, लुईस एसिड। और जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स को डोनेट कर सकता है वो क्या कहलाएगा? आपका बेस। तो अब जैसे इसमें मेटल और लिगेंड के बीच में जब बॉन्ड फॉर्मेशन जब होता है तो M और L, मेटल और लिगेंड के बीच में जब बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तो मेटल जो है इलेक्ट्रॉन पेयर रिसीव करता है, तो यहां पर मेटल जो है किसका काम कर रहा है? एसिड्स का, और लिगेंड जो है वो किसका काम कर रहा है? बेस का। तो जो मेटल्स हैं वो क्या हो जाएंगे? अम्ल, और जो लिगेंड्स हैं वो क्या हो जाएंगे? क्षार। तो पियर्सन ने इन मेटल्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, कठोर अम्ल और मृदु अम्ल, और लिगेंड्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया, कठोर क्षार और मृदु क्षार। पियर्सन का कठोर एवं मृदु अम्ल क्षार सिद्धांत, हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस थ्योरी। अब ये पियर्सन ने कब दिया? 1963 में। इस सिद्धांत के अनुसार किसी स्थायी यौगिक का निर्माण तब होता है जब एसिड एवं बेस दोनों की प्रकृति समान होती है। अर्थात एसिड्स एंड बेसिस दोनों ही या तो हार्ड हो या दोनों ही सॉफ्ट हो। तो जो पियर्सन ने क्या कहा कि हार्ड जो है एसिड है दैट प्रिफर्स हार्ड लिगेंड, हार्ड बेस। मतलब अगर हमें कोई स्टेबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करना है तो हार्ड एसिड हार्ड बेस से रिएक्ट करेगा, और जब हार्ड एसिड हार्ड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स मिलेगा। सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के साथ जब अभिक्रिया करेगा तो हमें एक स्टेबल कंपाउंड मिलेगा। जबकि हम रिवर्स अगर हम देखें कि हार्ड एसिड जो है सॉफ्ट बेस के साथ अभिक्रिया करे या सॉफ्ट एसिड जो है वो हार्ड बेस के साथ अभिक्रिया करे तो हमें कैसा कंपाउंड मिलेगा? अनस्टेबल कंपाउंड। तो ये जो थ्योरी दी पियर्सन ने वो क्या कहलाई? कॉन्सेप्ट ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड्स एंड बेसिस। अब पियर्सन ने जो अम्ल और क्षार हैं इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, कठोर और मृद। तो जो अम्ल हैं वो हार्ड एसिड्स या कठोर अम्ल। तो कठोर अम्ल कौन कौन से? उनमें क्या क्या गुण है? निम्नलिखित गुण उनमें है। तो कठोर अम्ल जो है, कठोर अम्ल जो क्लास ए थी
किसकी? मेटल आयंस की। वो क्या थी? कठोर अम्ल वाली थी, जो चैट एंड डेविस इन्होंने दिया था। तो कठोर अम्ल जो है वो कौन से हैं? छोटे आकार के और उच्च धनावेश के। इनका आयतन विभव, आयनिक पोटेंशियल जो है वो हाई होता है, और ये पोलराइजेबल नहीं होते, बहुत लीस्ट पोलराइजेबिलिटी ये शो करते हैं। इनमें डी इलेक्ट्रॉन्स अनुपस्थित होंगे या बहुत कम होंगे। एक वर्ग के ऊपर से नीचे आने पर हार्डनेस में कमी आती है। क्यों आती है भाई? क्योंकि नीचे जब हम एक वर्ग में या ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज बढ़ता है, और साइज जैसे जैसे बढ़ेगा उसकी हार्डनेस कम हो जाएगी। तो इस श्रेणी में क्षार, क्षारीय मृदा धातु, 3D श्रेणी के पहले वाले धातु जिनमें डी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम होती है, और शुरू में लैंथेनाइड्स एवं एक्टिनाइड्स तनाइंस भी कठोर अम्ल होते हैं। अब सॉफ्ट एसिड्स, तो सॉफ्ट एसिड्स जो है उनके क्या क्या गुण हैं, उनके गुण भी हम देख लेते हैं। जब से अब जो कठोर अम्ल हैं, हार्ड एसिड्स हैं, उनके अपोजिट जो कैरेक्टर्स होंगे वो किसके होंगे? मृदु अम्ल या सॉफ्ट एसिड्स के। तो मृदु अम्लों का आकार बड़ा होगा, निम्न धनावेश पाया जाएगा, आयनन विभजन का मान जो है कम होता है, ये अधिक ध्रुवित होते हैं, इनमें डी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अधिक होती है, और एक वर्ग में नीचे से ऊपर जाने पर या नीचे से ऊपर जाने पर क्या होगी? हार्डनेस जो है वो कम हो जाएगी, और ऊपर से नीचे आने पर हार्डनेस, सॉफ्टनेस जो है वो बढ़ जाएगी। ये जो है इसको पढ़ो। जैसे हमने यहाँ देखा कि एक ग्रुप है, उसमें ऊपर से नीचे आने पर हार्डनेस जो है वो कम होती है, इसी तरीके से सॉफ्टनेस जो है वो बढ़ जाती है। कठोर क्षार के गुण कठोर अम्ल के समान होते हैं, लेकिन कठोर क्षार की विद्युत ऋणता उच्च पाई जाती है। ये जो है आप एक अलग से आप नोट कर लें। वैसे तो इसकी PDF जो है वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी। मृदु क्षार के गुण मृदु अम्ल की भांति होते हैं, लेकिन मृदु क्षार की विद्युत ऋणता कम पाई जाती है। अब ये जो हार्ड एसिड्स और सॉफ्ट एसिड्स, जब हार्ड एसिड्स और सॉफ्ट एसिड्स जब हो गए तो उसके बीच में भी कुछ आएंगे। तो हार्ड मतलब जिनकी जो प्रॉपर्टीज है ना तो पूरी तरह से हार्ड होंगी और ना ही सॉफ्ट होंगी, तो वो जो है वो क्या कहलाते हैं? बॉर्डर लाइन एसिड्स। ये आपके हार्ड एसिड्स में आ जाएंगे। हाइड्रोजन है, लिथियम आयन, सोडियम, पोटेशियम, Pb प्लस, सीजियम प्लस। ये जो है आपका रूबियम है, Rb प्लस। ये आप इस टेबल को स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेने से आपका काम चल जाएगा, इसको आप नोट कर सकते हो। इसी तरीके से कठोर और मृदु क्षारों का वर्गीकरण, तो जो प्रॉपर्टीज हैं वो उसकी एकदम अपोजिट हो जाएंगी, जो कठोर, और ये इनके एग्जांपल्स। तो हार्ड बेस क्या हो जाएंगे? फ्लोराइड है, क्लोराइड है। बॉर्डर लाइन जो है बीच वाले सॉफ्ट बेसेज में H-, Cn-, ये सारे एग्जांपल्स जो है वो किस में आ जाएंगे? सॉफ्ट बेसेज में। थैंक यू। इसके नेक्स्ट जो आगे का जो पार्ट है, HSAV सिद्धांत जो है, इसकी उपयोगिता क्या है, वो हम नेक्स्ट जो आपका लेक्चर होगा उसमें देखेंगे। थैंक यू।